आज हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और इसके उद्देश्य क्या थे और इसका जो ढांचा था और इसमें जो प्रावधान किया गया वह किन किन बातों को लेकर था। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों की हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत में संवैधानिक क्रम के विकास में यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ था। सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में लंदन में इंग्लैंड के व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 1599 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु अपने अपने विचार व्यक्त किए थे और उन्होंने एक कंपनी बनाया, एक कंपनी का संगठन किया और इसका नाम उन्होंने दिया गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के आज्ञा पत्र के द्वारा इन्हें व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त किया। इन व्यापारियों को एकाधिकार प्रदान किया और इसके बाद कंपनी के प्रबंधन के लिए 24 सदस्यीय समिति का प्रबंधन किया और यही समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिसे निदेशक मंडल भी कहा जाता। जब कंपनी की स्थापना हो गई तो उसके बाद कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के हेक्टर नामक जहाज से सर्वप्रथम सूरत पहुंचा। वह तुर्की भाषा जानता था। वह जहांगीर के दरबार में गया और उसके बाद वह फारसी में दरबार में व्यापार करने के लिए आज्ञा प्राप्त करता है। उसके बाद उसे व्यापार कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है और उसे जहांगीर के दरबार में 400 मनसब प्रदान किया जाता है। मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा। उसे जहांगीर द्वारा खान की उपाधि प्रदान किया जाता है। उसके बाद व्यापार कार्य की अनुमति के बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके बाद उनका विरोध कार्य भी होना शुरू हो गया और इस सिलसिले में क्या हुआ कि उन्होंने कई युद्धों का सामना किया। भारत में
प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की नींव और साम्राज्य विस्तार का कार्य जारी रहा। इसके बाद कंपनी में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जब अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई तो उसके बाद सभी जगह पर अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन का संचालन कंपनी द्वारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद कंपनी की आर्थिक स्थिति दयनीय होना शुरू हो गया। कंपनी दिन प्रतिदिन आर्थिक बोझ के तले दबते चली जा रही थी। जब इंग्लैंड के संसद में कंपनी के इन सारी बातों की कठिनाइयों के बारे में जब चर्चा होने लगी, जब कंपनी के दोष की बात चारों तरफ फैलना शुरू हो गई, तो उसके बाद ब्रिटिश संसद ने अपना सुझाव इस पे अपना निर्णय लेना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में इंग्लैंड की संसद ने 26 जनवरी 1772 ईस्वी को गुप्त और प्रबल समिति नियुक्त की। इस समिति ने अपने जांच प्रतिवेदन में कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और दोषों को उजागर किया। इसके बाद 18 मई 1773 ईस्वी को 18 मई 1773 ईस्वी को लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा इंग्लैंड की संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया गया और यही बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहलाया। इसके गठन का उद्देश्य था कि कंपनी में व्याप्त दोषों को किस प्रकार से दूर किया जाए, कंपनी को कैसे आर्थिक कठिनाइयों से दूर किया जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीमा विस्तार के कारण कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर और कई प्रकार के युद्धों में व्यस्त रहने के कारण आर्थिक बोझ कंपनी के ऊपर ज़्यादा बढ़ते चली जा रही थी। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने इस विधेयक को महत्वपूर्ण माना, जो 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक के कई प्रावधान थे जो कंपनी के दोषों को दूर करने के दृष्टिकोण से प्रावधान में लाया गया था और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कई बातें जो थी वह महत्वपूर्ण थी। बंगाल में सर्वप्रथम गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन जब 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया
तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा और इस गवर्नर जनरल के द्वारा अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गवर्नरों को अपने अधीन किया गया, जिसमें मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी शामिल थे। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के लागू होने के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए या कंपनी को नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं महत्वपूर्ण थे। दो महत्वपूर्ण संस्था जो थे उनमें एक संस्था आपका जो अंग थे वह था निदेशक मंडल। निदेशक मंडल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। और एक था स्वत्वधारी मंडल। स्वत्वधारी मंडल, इसको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के नाम से जाना जाता है। यही दोनों कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। और निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे और इनका चुनाव निदेशक मंडल का कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा किया जाता था। और इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष प्रमुख अधिकारी होता था। और इनका चुनाव कौन करता था? इनका चुनाव इंग्लैंड में वे लोग करते थे जो चुनाव से पहले 1 वर्ष पूर्व तक 1000 पाउंड के शेयरधारक होते थे या स्वामी होते थे। इसके पहले 500 पाउंड वाले शेयरधारक भी निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल के सदस्यों की पदावधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष तक कर दी गई है। बंगाल का गवर्नर जनरल किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकता था, लेकिन उसे अपने परिषद के अन्य सदस्यों की सहमति भी लेना आवश्यक था। और जो कानून बनाया जाता था उसे राज्य मंत्री के पास प्रस्तुत किया जाता था और लागू करने से पहले भारत सचिव से अनुमति लेना आवश्यक था। सैनिक और असैनिक मुद्दों से संबंधित बातों पर भी निर्णय लिया जाता था।
और जो वित्त और राजस्व से संबंधित मामले होते थे उसे अर्थ विभाग के पास भेजा जाता था, पत्र आदि किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने वह सर एलिजा एमपी बने। अन्य 3 मुख्य न्यायाधीश भी थे और ये न्यायाधीश कानून से संबंधित इंग्लैंड के अंतर्गत आने वाले कानूनों पर विचार विमर्श करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। बंगाल में जो दोहरी शासन व्यवस्था चली आ रही थी उसे वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन व्यवस्था को निरस्त कर दिया। इस एक्ट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातों को समाहित किया गया। पहला कि कंपनी में जो व्यापार करने का जो ढांचा था वह राजनीतिक मुद्दों से संबंधित कर दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। व्यापार और राजनीति दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया और ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी में जो दोष व्याप्त हो गए थे, जो कर्मचारी लाभ ज़्यादा ले रहे थे, जनता का शोषण कर रहे थे, उनके ऊपर एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया गया। कंपनी के कर्मचारी इंग्लैंड में जाकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भ्रष्ट करने में ज़्यादा समाहित होने लगे, ज़्यादा जो है से तत्पर रहते थे। जो यहाँ से पैसे ले जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारीगण, तो इंग्लैंड में उनको हे दृष्टि से देखा जाने लगा और तभी उनके ऊपर चर्चा ज़्यादा तेज हो गई, चर्चाएं की जाने लगी और उन्हें इंग्लैंड में नवाब के नाम से जाना जाता था, जो उन्हें भ्रष्ट का घोतक मानता था। कंपनी की गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत में किसी भी गतिविधि को चलाने से पहले उसे अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान जो थे वे ब्रिटिश सरकार के हित से ही संबंधित थे सारे मुद्दे, और रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान बम्बई, मद्रास
और बंगाल के क्षेत्रों में गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल कानून बनाने के लिए अपने परिषद के सदस्यों से सुझाव करते थे और कंपनी के दोषों को दूर करने का भरसक प्रयास करते थे। बोरवेल की नियुक्ति इसी परिषद के अंतर्गत भारत में की गई थी और 3 अन्य जो सदस्य थे वे इंग्लैंड से नियुक्त हुए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को इसके बाद त्रुटियां उजागर होने के बाद 1781 के एक्ट द्वारा दूर करने का प्रबंध किया गया, सुझाव प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का जो एक्ट था वह भारत में कंपनी के दोषों को दूर करने का एक भरपूर प्रयास था और ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया एक संवैधानिक कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया जाने वाला प्रावधान था, जो कंपनी के दोष को दूर कर व्यापारिक लाभ और राजनीतिक शक्ति के पुनर्स्थापन में ब्रिटिश सरकार को सहयोग प्रदान कर सके। धन्यवाद।